पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, पहले जागेश्वर धाम में पूजा करेंगे प्रधानमंत्री, फिर पिथौरागढ़ में करेंगे जनसभा। जातीय गणना के डेटा पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस, कोर्ट ने जनवरी 2024 तक मांगा जवाब। एनसीपी सिंबल पर इलेक्शन कमीशन में सुनवाई, अजीत गुट ने महाराष्ट्र के 42 विधायकों के समर्थन का किया दावा, 9 अक्टूबर को फिर होगी सुनवाई। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, 2 से 3 दिन में तारीखों के ऐलान की उम्मीद, 15 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच हो सकती है वोटिंग। सिक्किम बाढ़ में अब तक 11 सैन्य कर्मियों सहित 51 की मौत, आईटीबीपी के जवानों ने 68 लोगों को बचाया, रेस्क्यू अभी भी जारी। 2000 के नोट बदलने की आज आखिरी तारीख, अभी 12,000 करोड़ की करेंसी आना बाकी, आरबीआई के कुछ क्षेत्रीय कार्यालय में सुविधाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी, स्वागत है आपका। बात करेंगे लाइव न्यूज की। इसी बीच दिल्ली से खबर सामने आ रही है। दिल्ली से खबर हम आपको बता दें, जहां राजस्थान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बड़ा ऐलान, दोनों प्रदेशों में जातिगत जनगणना कराने का किया गया है ऐलान। चुनाव के बाद जातिगत जनगणना कराने का वादा किया है। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत का जयपुर में किया गया है ऐलान। छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी ने भी किया है बड़ा वादा, दोनों प्रदेशों में जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया गया है। बता दें कि चुनाव के बाद जातिगत जनगणना का ऐलान कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में किया है ऐलान, वहीं छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी ने भी किया है बड़ा वादा। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किया है बड़ा ऐलान, दोनों प्रदेशों में जातिगत जनगणना कराने का किया है ऐलान। चुनाव के बाद जातिगत जनगणना कराने का कांग्रेस ने किया है वादा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में किया है ऐलान, दोनों प्रदेशों में जातिगत जनगणना कराने का किया गया है ऐलान। चुनाव के बाद जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जयपुर में किया है ऐलान, वहीं छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी ने भी किया है बड़ा वादा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बड़ा ऐलान, चुनाव के बाद जातिगत जनगणना कराने का किया है ऐलान। इसी खबर पर दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, दोनों राज्यों में कांग्रेस की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? तो बिल्कुल देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि देश में चुनावी मौसम है, चुनाव करीब है और सभी जानते हैं कि और लगातार सारी पार्टियां जो है अपनी कमर कसे हुए हैं। अभी अभी हाल ही में हमने देखा था कि प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ पहुंची थी और उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए ये ऐलान किया था कि अगर छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार रिपीट होती है या दोबारा से छत्तीसगढ़ की संस्था उनको चुनती है तो वो जातीय जनगणना जो है कराने का विचार करेंगे या उसको कराकर रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रियंका गांधी का बयान आने के बाद कांग्रेस शासित जो राजस्थान है वहां पर सीएम अशोक गहलोत ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर यहाँ पर भी अगर दोबारा से सरकार रिपीट होती है या बात करें कांग्रेस दोबारा से जीतती है, सत्ता में आती है, तो वो जातीय जनगणना के विचार करेगी और उसको कराएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने खुलकर बोला है कि वो बिहार की लाइव जातीय जनगणना कराने की जन्मभूमि पे जनता के हित में आज बैठक चल रही है ना, पहली बैठक है। इस तरीके की जो सौगातें हैं वो आप हमेशा, मैं बता रहा हूँ, आप लगातार देखते रहेंगे जब तक ये चुनाव नहीं होगा। जी बिल्कुल। और साथ ही क्या है, ये जो कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया है, इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई हो? बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल तो कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जल्दी कोई ना कोई प्रतिक्रिया मैं बता दूं बीजेपी की तरफ से आएगी, क्योंकि चुनावी मौसम है। चुनाव में सभी जो है सत्ता को काबिज करना होना चाहते हैं और सत्ता में काबिज होने के लिए जनता को कोई ना कोई लोभन देना चाहते हैं और उसमें ये एक पासा कांग्रेस की तरफ से फेंका गया है। जी
प्रवेश, साथ ही अभी कुछ ही दिनों में चुनाव होने हैं, अभी तारीख भी कुछ दिनों में कब कब वोटिंग की जाएगी उसका ऐलान किया जाएगा। उससे पहले कांग्रेस की तरफ से 2 राज्यों में ये एक बड़ा ऐलान किया गया है, जिसका जातिगत जनगणना का समर्थन तो बीजेपी की तरफ से जो उनके सहायक दल हैं वो भी कर रहे थे और तमाम विपक्षी पार्टियां भी कर रही थी। उसके बाद कांग्रेस का ये बड़ा ऐलान कहीं ना कहीं वोटर्स को अपनी ओर लुभाने के लिए किया जा रहा है, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल देखिए, मैंने पहले ही बताया चुनावी मौसम है, देश में चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और इस समय सभी पार्टियां जानती हैं कि अगर चुनाव जीतना है तो कहीं ना कहीं जनता को थोड़ा बहुत प्रबंधन देना पड़ेगा। और मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भी काबिज है और राजस्थान में भी, और रिपीट होना चाहती है, इसलिए उसने ऐसी घोषणा की है। जी बिल्कुल प्रवेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है, जहां पर चुनाव के बाद जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया है। अभी कुछ ही टाइम में बहुत से राज्यों में चुनाव होने हैं, साथ ही अभी अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं, जिसको देखते हुए कांग्रेस ने अहम कदम उठाया है। बता दें कि जब से बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े रिलीज किए गए हैं, तब से तमाम विपक्षी पार्टियां और बीजेपी की सहायक पार्टियां भी जो है जातिगत जनगणना के समर्थन में हैं और उनकी मांग है कि जातिगत जनगणना कराई जाए। उसके बाद दोनों प्रदेशों में कांग्रेस की तरफ से जातिगत जनगणना कराने का ऐलान एक अहम मुद्दा हो सकता है चुनाव में वोटर्स को लुभाने के लिए। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया है कांग्रेस के द्वारा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में ऐलान किया है, वहीं छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी ने भी किया है बड़ा वादा। चुनाव के बाद जातिगत जनगणना कराने का कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया है। खबर चंडीगढ़ से, जहां सीएम मनोहर लाल का आज दिल्ली दौरा। नई दिल्ली के हरियाणा भवन में होगा भव्य समारोह। नई दिल्ली के हरियाणा भवन में होगा भव्य समारोह। हेमचंद्र विक्रमादित्य के राज्याभिषेक दिवस पर समारोह का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा भवन में डाक टिकट जारी करेंगे सीएम मनोहर लाल। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की स्मृति में जारी की जाएगी डाक टिकट। केंद्रीय राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान होंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में महिला जर्नलिस्ट से भी करेंगे संवाद। शाम 5 बजे सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत संवाद करेंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। जी प्रवेश, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं, आज सम्राट जो है हेमचंद विक्रमादित्य का राज्याभिषेक दिवस है और इस मौके पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जो है वो आज हरियाणा भवन पहुंच रहे हैं और लगभग थोड़ी बहुत देर में जो है वहां पर एक डाक टिकट जारी करेंगे जो उनकी स्मृति से संबंधित होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनोहर लाल खट्टर जो है यहाँ पर काफी देर रुककर कई प्रकार की योजनाओं के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं और उसके बाद वो यहाँ से सीधा दिल्ली में ही नेशनल मीडिया सेंटर है उसमें पहुंचेंगे और वहां पर महिलाओं से संवाद करेंगे। महिला पत्रकार विशेष तौर पर उनसे मुलाकात करेंगी और उसके बाद शाम को 5 बजे जो एक प्रोग्राम है उसके लिए वो वहां पर चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, इसी खबर पर हमारे साथ विनोद गुप्ता भी जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। विनोद, आपसे भी जानकारी लेना चाहेंगे कि आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, आज का जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो दौरा है वो दिल्ली दौरा है। दिल्ली के अंदर वो कई अलग अलग कार्यक्रम में भाग भी लेंगे। सबसे पहले जो है सम्राट विक्रमादित्य के राज्याभिषेक में शिरकत करेंगे, जो हरियाणा भवन के अंदर दिल्ली के अंदर जो है उसमें एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। साथ के साथ एक
डाक टिकट भी जारी की जाएगी। उसके बाद शाम 5 बजे कुछ जो है जन संवाद भी होगा, साथ के साथ जो लाभार्थी है हरियाणा के उनसे भी बातचीत की जाएगी और साथ साथ कुछ अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी की जाएगी, खासकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारी चल रही है उसको लेकर भी कोई मंथन जो है कुछ नेताओं के साथ भी हो सकता है। जी प्रवेश, साथ ही आज सीएम दिल्ली दौरे पर भी आ रहे हैं, तो दिल्ली में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं उनके दौरे को लेकर के? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो जिस रूट से ये गाड़ी या काफिला गुजरेगा मनोहर लाल खट्टर का, वहां से जो है पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस ने जो है बैरिकेडिंग कर दी है। सिर्फ और सिर्फ काफिला निकलेगा और सीधा हरियाणा भवन में जाकर रुकेगा और हरियाणा भवन में जब ये कार्यक्रम होगा तो उसके बाद नेशनल मीडिया सेंटर जो दिल्ली में है वहां तक पहुंचने के लिए फिर से ट्रैफिक पुलिस जो है मनोहर लाल खट्टर के लिए विशेष तौर पर एक व्यवस्था बनाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले से ही एक एडवाइजरी दे दी जाती है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि कोई भी इतने से इतने समय के बीच में या फिर काफिले में अगर थोड़ा सा समय होगा तो वो उसी हिसाब से डाइवर्ट कर देते हैं। जी बिल्कुल विनोद, आपका रुख कर लेते हैं कि आज दिल्ली जाएंगे, उसके बाद तमाम तरह के कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे सीएम। ये एक दिवसीय दौरा रहेगा? जी बिल्कुल, आज एक दिवसीय दौरा है। उसके बाद कल की बात करें तो हरियाणा के कई अलग अलग जिलों के अंदर उनका भी कार्यक्रम है, जिसकी शाम तक अगर कहे तो जो रूपरेखा है या जो प्रणाली है वो भी आ जाएगी। जी बिल्कुल, आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि आज सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा है। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, नई दिल्ली के हरियाणा भवन में भव्य समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं हेमचंद्र विक्रमादित्य के राज्याभिषेक दिवस पर समारोह का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा भवन में डाक टिकट भी जारी करेंगे सीएम मनोहर लाल। आगे बढ़ते हैं, जहां सीएम मनोहर लाल हरियाणा की जनता को करेंगे संबोधित। शाम 5 बजे जनता को संबोधित करेंगे। साथ ही सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री करेंगे संबोधित। सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से संबोधित करेंगे। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी विषय पर संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा संवाद। सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। बता दें कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी विषय पर संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा संवाद। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा की जनता को करेंगे संबोधित। शाम 5 बजे जनता को संबोधित करेंगे। सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से जनता को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बता दें कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी विषय पर संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। शाम 5 बजे जनता को संबोधित करेंगे। सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी विषय पर संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा संवाद। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा की जनता को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे जनता को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। आगे बढ़ते हैं, जहां पर शराब घोटाले में संजय सिंह पर कसा ईडी का शिकंजा। खबर आपको दिल्ली से बता दें, जहां शराब घोटाले में शिकंजा कसता नजर आ रहा है संजय सिंह पर। आप नेता के गिरफ्तारी के बाद विवेक त्यागी पर भी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। जांच एजेंसी ने 3 सहयोगियों को भेजा है समन। विवेक त्यागी की ईडी के सामने आज की जाएगी पेशी। आप नेता की गिरफ्तारी के बाद विवेक त्यागी पर भी ईडी का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। जांच एजेंसी ने 3 सहयोगियों को भेजा है समन। विवेक त्यागी की ईडी के सामने आज होनी है पेशी। संजय सिंह के करीबी हैं विवेक त्यागी। खबर दिल्ली से, जहां शराब घोटाले में संजय सिंह पर कसा ईडी का शिकंजा।
आप नेता की गिरफ्तारी के बाद विवेक त्यागी पर भी ईडी का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। बता दें कि जांच एजेंसी ने 3 सहयोगियों को समन भेजा है। विवेक त्यागी की ईडी के सामने आज की जाएगी पेशी। आप नेता की गिरफ्तारी के बाद विवेक त्यागी पर ईडी का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। बता दें कि जांच एजेंसियों ने 3 सहयोगियों को भेजा है समन। वहीं विवेक त्यागी की ईडी के सामने आज पेशी की जाएगी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, विवेक त्यागी की आज ईडी के सामने पेशी की जाएगी, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब से संजय सिंह को गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद उनकी कस्टडी ली गई है, तो सबसे पहले जो है सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी से ही उनका सामना कराया गया और लगभग 9 घंटे जो है पूछताछ हुई है। और मैं आपको बता दूं कि इतने सवाल ईडी ने पूछे हैं संजय सिंह से और विवेक त्यागी से और मिश्रा से, जिसको लेकर जो है कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि संजय सिंह भी इस बात को लेकर हैरान हो गए। सबसे बड़ी बात यह कि आज फिर से विवेक त्यागी पर शिकंजा कसना है। मैं आपको बता दूं कि ईडी की नजर विवेक त्यागी को कहीं ना कहीं गिरफ्तार करने की है और सबसे बड़ी बात यह है कि विवेक त्यागी पर ही सबसे ज्यादा जो है ईडी का जो है शक घूम रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से दिनेश अरोड़ा ने पूरे ये गेम रचा था और उसके बाद सबसे पहले संजय सिंह से मुलाकात करने के बाद ये डील की थी और संजय सिंह ने इस डील के होने के बाद विवेक त्यागी को उसी शराब कारोबारी के साथ पार्टनर बना दिया था। तो सबसे ज्यादा जो ईडी की नजर है या शिकंजा कसता हुआ विवेक त्यागी पर भी दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बता दूं सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी ईडी की नजर पर है और ईडी जो है जल्दी इन दोनों को भी गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। बिल्कुल प्रवेश, साथ में 3 और सहयोगियों को ईडी के द्वारा समन भेजा गया है, तो क्या उनके नाम सामने आए हैं अभी तक? बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं 2 नाम तो ये भी सहयोगी है और विशेष तौर पर मैं बता दूं कि जितने स्टाफ है उसके अलावा मैं आपको बता दूं जब रेड पारी गई थी संजय सिंह के घर पर तो वहां पर स्टाफ के घर तक ईडी की टीम पहुंची थी और इसमें ईडी की जो नजरें हैं वो अब उनके जो अन्य सहयोगी हैं उन पर है। नाम का खुलासा भी नहीं है लेकिन जल्दी हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि ईडी जो है चारों तरफ से अब घेरना शुरू कर चुकी है। जी, साथ ही ईडी का उनके 3 सहयोगियों पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि और भी जो उनके सहयोगी हैं उन पर भी ईडी आगे शिकंजा कस सकती है? इसमें कोई दोहराई नहीं है और मैं आपको बता दूं ईडी लगातार छानबीन कर रही है और रेड डाल रही है। और जी बिल्कुल प्रवेश, लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि ईडी लगातार जांच कर रही है और 3 सहयोगियों को समन भी भेजा गया है ईडी के द्वारा। विवेक त्यागी की ईडी के सामने आज पेशी की जाएगी। लगातार संजय सिंह और विवेक त्यागी से पूछताछ की जा रही है। वहीं संजय सिंह के करीबी हैं विवेक त्यागी। शराब घोटाले में संजय सिंह पर ईडी का शिकंजा और कसता नजर आ रहा है। खबर दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर आप नेता की गिरफ्तारी के बाद विवेक त्यागी पर भी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज होनी है बैठक। खबर अयोध्या से, जहां पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज बैठक होनी है। भवन निर्माण समिति के साथ राम मंदिर ट्रस्ट की होगी बैठक। भवन निर्माण समिति के साथ राम मंदिर ट्रस्ट की होगी बैठक। बैठक से पहले राम जन्मभूमि परिसर का होगा स्थलीय निरीक्षण। कार्यदायी संस्था को दिए गए टास्क का होगा स्थलीय निरीक्षण। भवन निर्माण समिति के साथ राम मंदिर ट्रस्ट की होगी बैठक। बैठक से पहले राम जन्मभूमि परिसर का होगा स्थलीय निरीक्षण। इसी खबर पर अयोध्या से हमारे साथ संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी, आज बैठक की जाएगी, साथ ही स्थलीय निरीक्षण को लेकर भी बैठक होगी, क्या कुछ जानकारी है? जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आती जा रही है, उनका जी बताना चाहेंगे कि ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से लेकर के और मंदिर को तेजी लाने के लिए ये अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आती जा रही है। इसीलिए कहना हो सुबह से ही ट्रस्ट के लोग आना चालू हो गए हैं। धीरे धीरे करके निरीक्षण भी हो रहा है सिस्टम में और ट्रस्ट बैठक करने के लिए अभी जो है धीरे धीरे करके जितने अध्यक्ष हैं, चाहे जितने भी ट्रस्टी हैं, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं अयोध्या। और दिखाना हो ये जो है अभी
निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण करने बाद इनकी बैठक चालू हो जाएगी। जी अवंतिका जी। जी, साथ ही आरपी सिंह ये भी जानना चाहेंगे कि अब तक कितना प्रतिशत काम जो है वो पूरा हो गया है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले पहले काम पूरा होने की कवायद है, तो अब तक कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है? मंदिर का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। कुछ ही पाल है जो फिनिशिंग का काम है, नीचे का तल का वो बाकी है, वो पूरा हो रहा है। फर्श का काम लगभग कंप्लीट हो गया है, गर्भगृह का काम लगभग कंप्लीट हो रहा है, गुंबद बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रस्टी जल्दी से जल्दी बनाने का कार्य करेगी। जी अवंतिका जी। जी, साथ ही प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये एक अहम बैठक होगी। तो ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है? हेलो जी जी आरपी, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ 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 हाँ। प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो है यहाँ पे जितने कार्य, चाहे रोड का कार्य हो, जितने कार्य हैं जो शेष बचे हैं, जल्दी जल्दी पूरा करने का कार्य कर रही है, क्योंकि ट्रस्ट इसीलिए बुलाई गई है यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। और जो यहाँ पे कम से कम 500 जो यहाँ पे आएंगे और ट्रस्ट व्यवस्था करेगी, तो उनको रहने सहने का जो भी व्यवस्थाएं हैं जो उसको भी टेबल करेगी, खाने पीने से लेकर। पहले बिल्कुल आरपी, आज एक बेहद अहम बैठक मानी जा रही है जिसका आज आयोजन किया जाएगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि भवन निर्माण समिति के साथ राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये बैठक हो रही है जो कि बेहद अहम मानी जा रही है। वहीं मंदिर के कार्य को देखें तो लगभग कार्य पूरा हो चुका है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा से पहले सभी काम पूरा होने की कवायद है, जिसके चलते सभी कार्यों में तेजी लाई जा रही है और तमाम तरह के कार्य जो कि बाकी रह गए हैं, जैसे कि फिनिशिंग और गुंबद का कार्य, उसमें भी तेजी लाकर उसे जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। खबर बीजापुर से, जहां जवान को नक्सलियों ने छोड़ दिया। सर्व आदिवासी समाज ने की थी मध्यस्थता। सर्व आदिवासी समाज ने की थी मध्यस्थता। आदिवासी समाज के सामने की गई रिहाई। वीडियो जारी कर की थी रिहाई की अपील। बता दें कि 29 सितंबर को जवान को किया गया था अगवा, जिसके बाद नक्सलियों ने जवान को छोड़ दिया है। आदिवासी समाज के सामने की गई थी रिहाई। वीडियो जारी कर रिहाई की अपील की गई थी, जिसके बाद नक्सलियों ने जवान को छोड़ दिया है। 29 सितंबर को जवान को किया गया था अगवा। जवान को नक्सलियों ने छोड़ दिया। खबर बीजापुर से आपको बता रहे हैं। आदिवासी समाज के सामने की गई थी रिहाई की मांग। वीडियो जारी कर की गई थी रिहाई की अपील। बता दें कि 29 सितंबर को जवान को किया गया था अगवा। सर्व आदिवासी समाज ने की थी मध्यस्थता। आदिवासी समाज के सामने की गई रिहाई। वीडियो जारी कर की थी रिहाई की अपील। 29 सितंबर को जवान को किया था अगवा। खबर बीजापुर से, जहां जवान को नक्सलियों ने छोड़ा। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रवि सोनकर जुड़े हुए हैं। रवि, 29 सितंबर को जवान को अगवा किया गया था, जिसके बाद आज उनको छोड़ दिया गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी अवंतिका, मैं बता दूं कि बीजापुर में बीते दिनों एक बस्तर फाइटर के जवान को पुलिस की मुखबिर करने के शक में उनको अपहरण कर लिया गया था। विगत 2-3 दिनों से बात करने का सिलसिला चल रहा था और यहाँ तक कि नक्सली दंडकारण्य कमेटी, जो वहां की जो बड़ी कमेटी मानी जाती है बीजापुर, जो कि एक नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, जहां पे नक्सलियों का गढ़ माना जाता है बीजापुर को, उस जगह पर वहां पर बस्तर फाइटर के जवान को
अपहरण कर लिया गया था। यहाँ तक कि वहां पर जो उनका जी। जो जनसभा जिसे कहा जाता है नक्सलियों के द्वारा, वहां पर उस जनसभा में उस जवान को मौत की सजा का भी ऐलान कर दिया गया था। परंतु वहां पे किसी कारणवश, वहां पे जब गांव वालों की जब बात सुनी गई तो वहां पे जवान को निशर्त रिहा कर दिया गया। जी जी, अवंतिका। क्या अभी तक जवान की तरफ से कोई बात सामने आई हो जब उनको अगवा किया गया था, उसके बाद उन्होंने कुछ बोला हो उस बारे में? जी अवंतिका, जवान से जिस तरीके से बात की गई तो उनका मीडिया के द्वारा चर्चा करने पर यह बताया गया कि उनको मौत की सजा सुना दी गई थी। जी। चूंकि नक्सली एक बहुत बड़ा, एक बस्तर संभाग जो एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है छत्तीसगढ़ के, आधी एक प्रतिशत, एक तिहाई हिस्सा जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर इस तरीके का जो अपहरण, ये पूर्व में भी इस तरह का अपहरण किया जा चुका है। यहाँ तक कि कई जवानों की अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई है। यहां पर भी कुछ तर्क वितर्क कुछ इसी प्रकार का था कि कहीं किसी प्रकार का कोई अनहोनी ना घट जाए, इसी डर से मतलब कहीं ना कहीं बात करने का सिलसिला जारी था, पर नक्सलियों ने निशर्त उन्हें रिहा कर दिया। जी अवंतिका। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि सर्व समाज की अपील के बाद उन्होंने जवान को छोड़ दिया है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि 29 सितंबर को जवान को अगवा किया गया था, जिसके बाद उनको मारने की भी बात सामने आ रही थी, उनकी हत्या करने की बात भी सामने आ रही थी, लेकिन अब उन्हें आज रिहा कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर मेरठ से है, जहां पर एनसीसी कैंडिडेट आए छात्राओं की बिगड़ी हालत। सात छात्राओं को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। एनसीसी कैंप में आई छात्राओं की बिगड़ी हालत, खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं। बता दें कि 3 छात्राओं को मेरठ रेफर किया गया है। छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। 4 छात्राओं को प्राथमिक उपचार के बाद किया गया है डिस्चार्ज। फूड पॉइजन की वजह से बिगड़ी तबीयत। अधिकारियों ने देर रात जाना छात्राओं का हाल। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए हैं। राजू, जानना चाहेंगे कि फूड पॉइजनिंग की वजह सामने आ रही है, जिसकी वजह से छात्राओं की तबीयत बिगड़ी है, क्या कुछ जानकारी है? हाँ बिल्कुल, देखिए अवंतिका, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला मवाना स्थित एनसीसी कैंप है। यहाँ पर जो एनसीसी कैंप की जो छात्रा है, लगभग 10 छात्रा है, मेरठ अलग स्कूलों से कैंप में शिरकत करने के लिए पहुंची थी और वहां पर उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी। 1 सप्ताह का ये पूरा जो कैंप था वो आयोजित किया जा रहा है। छात्राएं थी, कैंडिडेट थी, उनकी जो है फूड पॉइजनिंग की वजह से तबीयत बिगड़ गई। आनंद फानन में उन्हें मवाना सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां उनको प्राथमिक उपचार दिया गया। 4 छात्राओं को जो है प्राथमिक उपचार के बाद वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि 3 छात्राओं की जो हालत थी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ था। उसके बाद उन्हें मेरठ के जो प्यारेलाल अस्पताल है उसमें भर्ती कराया गया है, जहां पर फिलहाल उनका उपचार चल रहा है। फिलहाल जो देर रात ही मौके पर तमाम जो अधिकारी थे, चाहे एसडीएम मवाना की बात हो या सीएम डॉक्टर अखिलेश मोहन की बात हो, वो मौके पर देर रात ही पहुंचे और उन्होंने जो अस्पताल में भर्ती छात्राएं थी उनका हाल जाना और साथ ही जो डॉक्टर थे उन्हें भी दिशा निर्देश दिए कि किसी भी कीमत भी लापरवाही बर्दाश्त जी। नहीं की जाएगी। साथ ही राजू, ये भी जानना उपचार चाहेंगे है हम वो आपसे छात्रों को दिया कि जाएगा। जो एनसीसी कैंप में फूड पॉइजनिंग की घटना सामने आ रही है, तो क्या अभी तक कुछ इस पर एक्शन लिया गया है, कोई कार्रवाई की गई है? फिलहाल अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो कराई जाएगी। जो भी इस
पूरे प्रकरण में लापरवाही निकल कर आएगी या जिस भी व्यक्ति की लापरवाही होगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लापरवाह अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल जो 3 छात्राएं हैं उनका इलाज मेरठ के अस्पताल में चल रहा है, जिनकी स्थिति फिलहाल नाजुक बताई गई है। जो 4 छात्राएं थी उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद ही मवाना सीएचसी से डिस्चार्ज कर दिया गया था, जिन्हें बाद में कैंप में भेज दिया और वहां पर उनका प्रशिक्षण जो है वो चल रहा है। फिलहाल अधिकारी पूरे मामले में निगरानी बनाए हुए हैं। साफ तौर पर कहना है लापरवाह जो भी अधिकारी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि एनसीसी कैंप में 7 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। सीधे रुक करते हैं उत्तराखंड के नरेंद्र नगर का, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। बता दें कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की यह बैठक होनी है, जिसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। साथ ही उनके साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं 2 राज्यों के मुख्यमंत्री। तो बता दें कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो रही है, इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की जा रही है। साथ ही उनके साथ 2 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। इस बैठक की अध्यक्षता अमित शाह के द्वारा की जा रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करते हैं खबरों का। फर्रुखाबाद से खबर सामने आ रही है। कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मारी है और टक्कर में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। तो खनबिनी से वापस जा रहा था, घर के लिए निकला था ये बाइक सवार। घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इलाज के दौरान ग्रामीणों ने दौड़कर कार को पकड़ा। थाना नवाबगंज क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो फिलहाल ये बेहद दर्दनाक हादसा सामने आ रहा है। बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। इस हादसे में ग्रामीणों ने दौड़कर कार सवार को पकड़ा। थाना नवाबगंज क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद से अहम खबर सामने आ रही है। कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसके चलते इस हादसे में उसकी मौत हो गई। ये मेरे दोस्त हैं गांव के, इन्होंने गाड़ी ली है अभी 19,000 रुपए की। तो ये लेकर आ रहे थे। इन्होंने कहा कि आपकी ये गाड़ी तुम मेरी ले चले। आप भी बैठे थे गाड़ी पे? नहीं, हम इनकी वाली लेकर आ रहे थे, ये मेरी वाली। अच्छा। फिर कहाँ जा रहे थे? कहाँ रहे थे? गांव आ रहे थे अपने। कहाँ से अपने गांव आ रहे थे, सिरमौरा बांगर। अच्छा, विद्यालय से? नहीं, गाड़ी लेने गए थे। अच्छा, गाड़ी लेने गए थे, गांव आ रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने हाथ दिया, गाड़ी मुड़ाने का प्रयास किया, तब तक उन्होंने ठोक दिया। किससे हुआ? कौन सी गाड़ी से हुआ? व्हीलर गाड़ी थी। वो कहाँ से आ रही थी? कायमगंज से बता रहा है। फर्रुखाबाद तरफ जा रही थी। हाँ जी।
बढ़ते आगे, इसी बीच बिजनौर से खबर मिल रही है। दो बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत, दोनों बाइक पर सवार युवकों की दर्दनाक मौत। एक बच्ची इस हादसे में घायल हुई है। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, इलाज जारी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कोतवाली देहात क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो बिजनौर रोड पर यह हादसा हुआ। शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घायल बच्ची को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बढ़ते आगे, खबर भागलपुर से है, जहां बीते दिनों गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज ने जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में हाथ में फिल्मी अंदाज में पिस्टल के साथ वो नजर आए थे। और इतना ही नहीं, ऑपरेशन थिएटर तक वो अपने पिस्टल को लेकर प्रवेश करते थे। पत्रकार से पूछे जाने पर उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि राजनीतिक सरगर्मी तेज है और मेरे कई राजनीतिक दुश्मन हैं, जिसके चलते मैं इस तरह से हाथ में पिस्टल लेकर घूम रहा हूँ। पटना में पत्रकारों ने इस विषय में पूछा तो पत्रकारों के साथ उन्होंने अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए साफ तौर पर कहा कि पिस्टल लहराऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार ने विधायक गोपाल मंडल के राइफल लहराने को लेकर कुछ भी बयान देने से कटते नजर आए। हालांकि उन्होंने पत्र जारी कर विधायक गोपाल मंडल के लाइसेंसी पिस्टल पर जांच कमेटी कथित तौर पर जांच की बात कह रही है। माननीय विधायक श्री गोपाल मंडल के बारे में एक वीडियो जो वायरल हो रहा था, उसकी जांच एसडीपीओ सिटी श्री अजय कुमार चौधरी के द्वारा कराई गई और उसमें ये पाया गया कि जो हथियार वो उनके हाथ में था वो सरकारी हथियार है, उसका उनको शस्त्र लाइसेंस निर्गत है। और इसमें जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैं, जिला पदाधिकारी होते हैं, तो उस रिपोर्ट को अग्रतर कार्रवाई के लिए जिला पदाधिकारी भागलपुर को अग्रसारित किया गया है और अब जो भी कार्रवाई होगी उनके स्तर से होगी। तो फिलहाल इस मामले को लेकर कार्रवाई की बात निकलकर सामने आ रही है। कार्रवाई कब होगी ये फिलहाल देखना होगा। बढ़ते आगे, मेहंदीपुर से खबर सामने आ रही है। बालाजी थाना पुलिस की बड़ी कामयाबी सामने आई। निरंजन मीणा हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिनों पहले ही निरंजन मीणा की हत्या की गई थी और हत्या करने के बाद आरोपी फरार चल रहे थे। 8 अगस्त को निरंजन मीणा की हत्या की गई थी और पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। तीनों बदमाशों पर दौसा एसपी ने इनाम भी घोषित किया है। रुक करते हैं अगली खबर का। मोगा से अहम खबर, कस्बा बाघा पुराना में किराने की दुकान पर काम करने वाले 24 से 25 साल के युवक बूटा सिंह, कुछ युवक उस समय दुकान में जबरदस्ती घुसते हैं और कार में बिठा कर ले जाते हैं। जब किराना की दुकान पर काम कर रहा था तो उन युवकों को दोबारा बूटा सिंह की खूब पिटाई की गई और फिर उसे रास्ते में छोड़ दिया गया। बूटा सिंह को काफ़ी चोटें भी आई हैं। बाघा पुराना के सरकारी अस्पताल ले जाया गया है, फिर उसको मोगा सरकारी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। उपचार चल रहा है। बूटा सिंह के शरीर पर कई जगह घाव और चोट के निशान पाए गए हैं। मोगा सरकारी अस्पताल में इमरजेंसी के डॉक्टर गगन ने बताया कि इलाज शुरू कर दिया गया है, खतरे से बाहर है। ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਮਨ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਤੇ 213/2022 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। 379B ਦਾ ਆ ਬੇਟਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਿਆ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਿਆ पर परचा दर्ज होया 379B का, क्योंकि सरकार का प्रैशर है, MLA का प्रैशर है। पेशेंट आया बूटा सिंह, चमकौर सिंह, जय सिंह वाला तो यंग मेल हैगा। असॉल्ट की हिस्टरी है ਉਹਦੀ, तकरीबन 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ पेशेंट, स्टिच वगैरह लग रहे हैगे ਉਹਦੇ।
ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ MLR ਕੱਟਾਂਗੇ, ਥਾਣੇ ਇਤਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਐਕਸਰੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਨੇ? ਦਿਨ ਕੋਈ जानलेवा सट का तो नहीं आप हजे कुछ कह सकते, पर सट्टां तो काफ़ी ज़्यादा लगी हुई। रुक करते हैं अगली खबर का। ऑल इंडिया सासी समाज का डेलीगेट अजलास गांव अवाखा में हरजिंदर कुमार माहला प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में सासी समाज के लोग शामिल हुए और इस मौके पर विभिन्न वक्ताओं ने अपने संबोधन में पंजाब सरकार द्वारा रद्द किए गए 2% रिजर्वेशन कोटे को बहाल किए जाने और सासी बिरादरी के अनुसूचित कबीलों की सूची में शामिल करने और बिरादरी के निर्धन परिवारों की आर्थिक दशा स्थिति को सुधारने हेतु बिरादरी को शहरी और गांव सत्र पर मजबूत करने के अलावा अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। और आज इस समारोह में कालाराम, नरेंद्र पाल, सुखदेव सिंह आदि लोग मौजूद रहे। कि तुसी साडे दबे कुचले समाज दे एक फंक्शन नूं कवर करन आए हो। अजकल ज़्यादातर मीडिया साडे तो जिद्दां सरकारां गुरेज करदियां, मीडिया वाले भी गुरेज कर जांदे ने। सो साडी जिहड़ी ये ली चली हुई है, वेव चल रही है, असीं समाज दे लोकां नूं इकट्ठा करन वास्ते पिंड पिंड घर घर शहर शहर जा रहे हैं। साडे राष्ट्रीय प्रधान सुनील मलके जी, साडी सारी राष्ट्रीय टीम, युवा दे अध्यक्ष रणधीर तंदी जी, रमेश राही जी राष्ट्रीय जनरल सकत्तर पंजाब के दौरे ते 5 दिन ते निकले ने। कल साडा अमृतसर तो गुरदासपुर का सी, अज असीं पठानकोट, गुरदासपुर, हुशियारपुर का है, कल नूं कपूरथला, जलंधर, फिरोजपुर, मोगे का है। सो इदां असीं उत्थान वास्ते निकले, अपने समाज नूं इकट्ठा करने वास्ते निकले हुए हैं। सरकार वालों जिहड़ा 2% कोटा रद्द किया गया, अपने लोगों को बहाल कराने लई जिहड़े यतन कीते जाणगे। हाँ, असीं टाइम टू टाइम सरकार नूं मंग पत्र देण डए आ, पर सरकार साडी सुणदी नहीं गी। सानू लगदा कि सानू भी किसानां दूजिया जथेबंदियां वांगू अपना रिजर्वेशन कोटा चालू कराउण लई सड़कां ते आउण लई मजबूर होना पैना है, होर कोई हल नहीं दिखदा। 2024 के इलेक्शनां दे विच रुक करते हैं अगली खबर का। एसएसपी गुरदासपुर के आदेशों पर गुरदासपुर पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला और शहर के विभिन्न स्थानों पर चेकिंग भी की गई। इस दौरान अब बिना कागजात वाले वाहनों के चालान काटे गए, आने जाने वाले वाहनों की भी जांच की गई। और इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएचओ थाना सिटी गुरमीत सिंह ने बताया कि पंजाब पुलिस ने अवैध ठिकानों के खिलाफ अभियान चलाया है, जिसके चलते आज गुरदासपुर शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया और अलग अलग जगहों पर चेकिंग की गई, विशेष नाकाबंदी की गई, बिना कागजात और वाहनों के भी चालान काटे गए। उन्होंने कहा कि इसे खत्म करने के लिए सभी को एकजुट होने की जरूरत है और पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ मिलकर अभियान चलाया जाएगा। साडे सीनियर अफसर एसएसपी हरीश दयामा जी दिशा निर्देशां अनुसार शहर दे विच जिहड़ी नाकाबंदी ते फ्लैग मार्च ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਨਣ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਆ ਉਹ ਜੀ ਹਨੂਮਾਨ ਚੌਂਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਚੌਂਕ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਲਪੁਰਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਈਐਸਆਈਡੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਆਪ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੈਕਨੀਕल तौर पे चेकिंग की जा रही है जी। बढ़ते आगे, डिंडोरी में मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्राहकों को सामग्री और बोनस वितरण और जनजाति सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और जहां अनेक योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया है, वहीं बैगा भरिया सहरिया विशेष पिछड़ी जाति और महिलाओं को आहार योजना की राशि सिंगल क्लिक से प्रदान की। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो के जरिए अतिथि विद्वानों को आक्रोश फूट और मुख्यमंत्री की लाडली बहनों ने मामा के ऊपर झूठे वादे करने और कुछ ना करने के भी आरोप लगाए हैं। भविष्य खराब कर धोखा देने का सड़कों पर आरोप लगाया गया और महापंचायत में की गई घोषणा पर अमल करने की भी बात कही गई है। इन घोषणाओं को झूठा करार दिया गया। डिंडोरी नगर में आगमन हुआ, हेलीपैड, कॉलेज ग्राउंड से सभा स्थल तक, परेड ग्राउंड तक रोड शो किया गया। लाडली बहना ने बीजेपी, युवा मोर्चा सहित अन्य संगठनों ने स्वागत किया। नगर में हजारों की संख्या में रोड शो में लोग शामिल हुए। पैसे होते तो मैं भी सामान दे। भाई सगा बहन से राखी बंधवाता है, बेटा भी अभी नहीं के कर लो, फिर बाद में मिल जाओ। भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता तो
400 रुपया मैं रसोई में मेरी बहनों कभी आँच आने नहीं दूंगा। मैंने कहती थी कि हमारा इनाम आवाज प्लस पे भी नहीं है तो सुनना मेरा को डाले और मेरी बात सबको याद है कि नहीं। आज को समर्पित माननीय मुख्यमंत्री जी का कुशल नेतृत्व है और विकास के काश मेरे पास पैसे होते तो मैं भी सामान दे। भाई सगा बहन से राखी बंधवाता है, बेटा भी अभी नहीं के कर लो फिर बाद में मिल जाए। भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता तो आज सवेरे 450 रुपया। रुख करते हैं अगली खबर का। विधायक और डॉक्टर पांडे ने ओवरब्रिज का फीता काटकर शुभारंभ किया और इस दौरान भारी आतिशबाजी की गई। आमजन के हर्ष के वातावरण में शुभारंभ के बाद विधायक डॉक्टर पांडे ने कार्यकर्ताओं के साथ ब्रिज पर पैदल चलकर दूसरी ओर पहुंचे और लगभग 35 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस ओवरब्रिज का शुभारंभ किया गया। 9 करोड़ से बने महिला चिकित्सालय भवन और 3 करोड़ से बने बाल चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया गया। विधिवत फीता काटकर शुभारंभ किया गया। विधायक पांडे ने शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सड़कों का भी भूमि पूजन किया और इस अवसर पर सेतु निगम के सुरेंद्र पटेल, रेलवे के इंजीनियर, विधायक डॉक्टर पांडे और कालूखेड़ा का स्वागत भी किया गया। इतनी प्रसन्नता है जो निश्चित रूप से शब्दों के माध्यम से मैं व्यक्त करने में अभी आज इस क्षण में तो अपने आप को असमर्थ महसूस करता हूं। बचपन से देख रहे थे और बचपन से न केवल देख रहे थे, उस दुख दर्द, उस कठिनाई को भी भुगत रहे थे। अस्पताल जाना हो तो बाधा, रेलवे फाटक, स्कूल जाना हो तो रेलवे फाटक बाधा, कॉलेज जाना हो तो रेलवे फाटक बाधा। अगर ग्रामीण क्षेत्र का कोई व्यक्ति शहर में जाना चाहे, अपना काम निपटा करके फिर शहर से वापस जाना चाहे तो बाधा बनी हुई थी ये रेलवे फाटक। इसे हमने विगत 40-50 वर्षों से भुगता है, भोगा है, दुख दर्द झेले हैं। कई दुखद, कई दर्दनाक, कई निश्चित रूप से ऐसी स्थितियां बनी जहां लगता था कि आखिरकार सब असहाय क्यों। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यह भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है वो करती है। और इसी बीच अहम खबर आपको बता दें, गाजियाबाद से अहम खबर सामने आ रही है। बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं गाजियाबाद से। 6 वर्षीय बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। एक और रेप की घटना सामने आ रही है। गाजियाबाद से बड़ी खबर, पुलिस ने आरोपी इमरान को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची अपनी रिश्तेदारी में कैला भट्टा आई हुई थी और इस 6 वर्ष की मासूम के साथ रेप कर इसकी निर्मम हत्या कर दी गई। तो पुलिस ने आरोपी इमरान को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। दरअसल ये जो मासूम है वो अपने रिश्तेदार के यहाँ आई हुई थी। इमरान ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, फिर उसकी हत्या कर दी। कोतवाली थाना क्षेत्र के कैला भट्टा की यह घटना सामने आ रही है। दिल दहला देने वाली ये घटना। एक और रेप की घटना सामने आ रही है। लगातार महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि लगातार रेप की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। एक और गाजियाबाद से ये खबर सामने आ रही है। ये बच्ची अपने रिश्तेदार के घर आई हुई थी और इमरान नाम के शख्स ने रेप की वारदात को अंजाम दिया और इसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जयवीर मावी जुड़ चुके हैं। जयवीर, एक और रेप की घटना सवाल उठाती हुई नजर आ रही है कानून व्यवस्था पर। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार गाजियाबाद में जो बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के जो मामले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा ही एक मामला जो ताजा मामला है, काफी दिल दहला देने वाला मामला है, जहां पर एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची गाजियाबाद के कैला भट्टा इलाके क्षेत्र में अपने रिश्तेदारी में आई थी। वहीं पर पड़ोस का जो युवक था रहने वाला,
30 वर्ष का युवक है जिसने इस महिला के इस बच्ची के साथ गंदी हरकत की और इस बच्ची की निर्मम हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में तो ले लिया है और तमाम कानूनी कार्रवाई करने की बात करे, लेकिन जिस तरह से जो महिला अत्याचार, जो बच्चियों के ऊपर अत्याचार को लेकर या तमाम ऐसे जो अभियान यहाँ पर गाजियाबाद में चलाए जा रहे हैं, वो सभी अभियान कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहे हैं और पुलिस के सामने जो आरोपी है, जो अपराधी हैं, वो अभी भी इतनी बिल्कुल बेखौफ अंदाज में ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जयवीर, देखा जाए क्या कुछ प्रशासनिक कार्रवाई होती नजर आ रही है और कितनी गंभीरता से होती नजर आ रही है, ये बेहद मायने रखता है। साथ ही परिजनों की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? क्या इस बच्ची के परिजन भी, जो पेरेंट्स हैं, वो भी आए हुए थे रिश्तेदार के यहाँ? देखिए, जो परिजन है वो सभी अब कहीं आसपास का ही मामला है, रिश्तेदारी का मामला था, रिश्तेदारी में आई हुई थी और हत्या के बाद जब घटना हुई है उसके बाद परिजनों ने काफी जो अपनी मांग है उनका साफ तौर पर कहना, जो आरोपी है उसके फांसी की सजा के लिए तमाम अब यानी पुलिस ने अन्य रहने वाला युवक था तत्काल है ताकि कोई बड़ा दंगा ना हो जाए, कोई बड़ा बवाल ना हो। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नजर आई है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह जो अपराधी हैं बेखौफ है और इतने, आपको बता दें कि गाजियाबाद में कई अपराधियों को, जो ऐसे बलात्कार और पोस्को के अपराधी थे, उनको फांसी की सजा भी माननीय न्यायालय द्वारा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं, जो अपराधी हैं, वो कहीं भी सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और लगातार ऐसे तमाम मामले, चाहे गाजियाबाद में कैला भट्टा की घटना की बात करें, यहाँ मोदी नगर, मुरादनगर में भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं और पुलिस सभी मामलों में कार्रवाई की बात कर रही है। देखना होगा कि इस मामले में अब पुलिस क्या कार्रवाई करेगी और जो आरोपी है उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाएगा। जी, शुक्रिया जयवीर इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल ये घटनाएं कई सवाल उठा रही हैं कि एक और घटना जिस तरीके से ये सामने आई, कैला भट्टा की ये घटना, 6 वर्षीय मासूम के साथ रेप कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया और लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आखिर क्यों इन अपराधियों के जहन में कानून का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि कानूनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आती, तत्परता के साथ कानूनी कार्रवाई नहीं होती और इसीलिए ऐसे अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ लाइव न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।